रात के 2:30 थे। दीपक मेहरा अपने कमरे में बेचैनी से करवटें बदल रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। दीपक, दरवाजा मत खोलना। ये आवाज उसकी माँ की थी। वही आखिरी लम्हा जो उसने बचपन में देखा था। उसके बाद माँ कभी लौट कर नहीं आई। पिता अचानक घर छोड़कर चले गए और दीपक अनाथ सा रह गया। आज इतने सालों बाद भी, जब वो अपनी पत्नी दीप्ति के साथ एक नई जिंदगी जी रहा था, तब भी अतीत की परछाइयां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस रात दीपक को अचानक अपने पुराने घर से एक फोन आया। अनजान नंबर था, लेकिन आवाज जानी पहचानी थी। अगर सच जानना है तो कल रात 12 बजे उसी हवेली में आना, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। फोन कट चुका था। दीपक के हाथ कांप रहे थे। क्या ये उसकी माँ की आवाज थी? क्या अतीत अब फिर से दस्तक देने वाला था? दीप्ति ने उसे शांत करने की कोशिश की। दीपक, ये सब वहम है। तुम्हें फिर से पुराने जख्म कुरेदने की जरूरत नहीं। लेकिन दीपक जानता था, अब ये सफर शुरू हो चुका है। अगली रात दीपक अपनी कार लेकर उस पुराने घर मेहरा हवेली की ओर निकल पड़ा। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और उसकी आंखों के सामने बचपन की यादें कौंध रही थी। वही हवेली जहां उसकी माँ ने आखिरी बार उसे गले लगाया था। वही हवेली जहां से उसके पिता बिना किसी वजह बताए अचानक गुम हो गए थे। हवेली के टूटे हुए दरवाजे अब जंग खा चुके थे। धूल और सीलन से भरी दीवारें जैसे किसी राज को छुपाए बैठी थीं। अंदर कदम रखते ही दीपक के पैरों के नीचे टूटा हुआ कांच चटक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक कमरे के कोने में रखी पुरानी अलमारी से कोई आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा धीरे से बंद किया हो। कौन है वहां? दीपक की आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ खामोशी थी। लेकिन तभी फर्श पर लुढ़कती हुई एक पुरानी डायरी उसके पैरों से टकराई। उस पर धूल जमी थी, लेकिन पहला पन्ना खोलते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में लिखा था, अगर ये पन्ने दीपक पढ़ रहा है तो समझ लेना कि सच जानने का समय आ चुका है। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे। पहला पन्ना उसकी माँ की लिखावट में था। दीपक, मेरे जाने के बाद तुम्हें ये सब पढ़ना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम इस बोझ के साथ बड़े हो, लेकिन सच्चाई कभी न कभी सामने आनी ही थी। दीपक के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ की लिखावट ने जैसे उसके दिल के जख्म ताजा कर दिए हों। कुछ पन्नों में किसी और की लिखावट थी, एक अनजान आदमी की। वो चिट्ठियां दीपक की माँ को लिखी गई थी। हर चिट्ठी में एक ही नाम बार बार लिखा हुआ था, सुरेखा। कौन थी ये सुरेखा, और क्यों उसकी माँ उससे छुपकर ये चिट्ठियां पढ़ती थी? दीपक ने डायरी बंद की ही थी कि अचानक हवेली की खिड़की जोर से बंद हो गई। हवा का झोंका आया और सारे पन्ने बिखर गए। एक पन्ना उड़कर दीपक के हाथ में आ टिका। उस पर लिखा था, तुम्हारे पिता ने जो किया उसकी सजा हम सबको भुगतनी पड़ेगी। दीपक पूरी रात उस डायरी को पढ़ता रहा, लेकिन जितना पढ़ा उतना ही उलझता जाता। सुबह दीप्ति ने जब उसे देखा तो चौंक गई। दीपक, तुम रात भर सोए नहीं। चेहरा देखो अपना, कितना डरावना लग रहा है। दीपक ने धीमी आवाज में कहा। दीप्ति, माँ की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसमें कुछ और छुपा है। और ये सुरेखा, मुझे पता लगाना होगा कि वो कौन थी। दीप्ति ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन तुम ये सब अकेले नहीं झेल सकते। अगर अतीत इतना डरावना था तो शायद आज भी खतरनाक हो। दीपक ने ठान लिया था, अब चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी माँ की मौत और पिता की गुमशुदगी का सच जानना ही होगा। उस शाम दीपक अपने ऑफिस में बैठा था कि अचानक रिसेप्शनिस्ट ने आकर बताया, सर, एक महिला आपसे मिलना चाहती हैं। कहती हैं कि उन्हें आपके बचपन के बारे में कुछ बात करनी है। दीपक चौंक पड़ा। नाम? सर, उन्होंने सिर्फ रागिनी कहा। दीपक की सांसें थम गई। रागिनी उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त, जो कई साल पहले अचानक बिना बताए कहीं गायब हो गई थी। रागिनी ऑफिस में आई। चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर छुपा हुआ था। रागिनी को देख दीपक के मन में बवंडर उठ खड़ा हुआ।
इतने सालों बाद अचानक उसका यूं सामने आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। रागिनी, तुम कहाँ थी इतने सालों से? दीपक की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। रागिनी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, दीपक, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सब कुछ बता पाना अभी सुरक्षित नहीं है। दीपक, मेरे पास बहुत कम वक्त है, तुम्हें सच जानना ही होगा। और हाँ, सुरेखा को खोजने से पहले सावधान रहना, वरना वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ। तुम्हारी माँ की मौत और तुम्हारे पिता की गुमशुदगी, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, और उस रहस्य का नाम है सुरेखा। दीपक ने ठंडी सांस छोड़ी। ये सुरेखा कौन है? क्यों बार बार उसका नाम सामने आ रहा है? रागिनी की आंखें नम हो गई। वो महिला ही है जिसने तुम्हारी माँ की जिंदगी और तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल दी। रागिनी जाते जाते दीपक को एक कागज का टुकड़ा थमा गई। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था, शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना बंगला। यहाँ जाने से पहले सोच लेना दीपक, क्योंकि ये रास्ता तुम्हें उसी खाई तक ले जाएगा जहाँ से तुम्हारे पिता कभी लौट कर नहीं आए। रागिनी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। दीपक ने दीप्ति को सारी बातें बताई। दीप्ति ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम इस रास्ते पर जाओगे तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर इस सच को सामने लाएंगे। उस रात हवेली के बाहर खड़ा एक आदमी दूर से सब कुछ देख रहा था, हाथ में दूरबीन और कानों में वायरलेस। वो धीमे स्वर में बोला, उन्हें पता चल चुका है, हमें जल्दी करनी होगी। अगले दिन दीपक और दीप्ति उस पते पर पहुंचे, एक पुराना जर्जर बंगला जिसके बाहर खतरा प्रवेश वर्जित का बोर्ड लगा था। भीतर कदम रखते ही धूल और सीलन की बदबू नाक में भर गई। फर्श पर बिखरे अखबार, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर। अचानक दीपक की नजर एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें उसके पिता की तस्वीर, पर साथ खड़ी थी वही औरत जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दीपक की सांस अटक गई। ये तो है सुरेखा, पापा की जिंदगी से जुड़ी थी। रात को दीपक ने बहुत खोजबीन की और आखिरकार अपने पिता के पुराने दोस्त कर्नल आलोक का पता लगाया। अगली सुबह वो उनसे मिलने गया। सफेद बाल, सख्त चेहरा, लेकिन आंखों में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। दीपक, मुझे पता था एक दिन तुम आओगे, कर्नल आलोक ने भारी आवाज में कहा। आप मेरे पापा को जानते थे? हाँ, तुम्हारे पिता मेरे सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती की जिसकी सजा पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ी। दीपक की आंखें फटी रह गईं। गलती? कैसी गलती? कर्नल आलोक ने सिर झुका लिया। उस गलती का नाम था सुरेखा। कर्नल आलोक ने धीरे धीरे सारी बातें बतानी शुरू की। सुरेखा सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो एक रहस्य थी। तुम्हारे पिता उससे गहरे जुड़े थे, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, उसमें साजिश थी, धोखा था और खून की बू भी। दीपक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब माँ की मौत का रिश्ता भी सुरेखा से है? कर्नल आलोक ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी माँ ने सच जान लिया था, और जब किसी और ने भी जान लिया तो खून हुआ। दीपक के हाथ से ग्लास छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके कानों में गूंज रही थी वही आवाज, दीपक, दरवाजा मत खोलना। दीपक जब कर्नल आलोक से मिलकर लौटा तो सीधे रागिनी के पास पहुंचा। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? दीपक की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रागिनी ने सिर झुका लिया। क्योंकि अगर मैं बताती तो शायद मैं भी आज जिंदा नहीं होती। दीपक चौंका। मतलब? रागिनी ने कांपती आवाज में कहा, जब मैं अचानक गायब हुई थी, वो मेरी मर्जी से नहीं था। सुरेखा के लोग मुझे उठा ले गए थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगर मैं चुप रहूं तो मेरी जान बची रहेगी। इतने साल मैं उनके शिकंजे में थी, आज बड़ी मुश्किल से निकल पाई हूँ। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम भी उस साजिश का हिस्सा बन गई थी, मजबूरी में? रागिनी की आंखें भर आई। हाँ दीपक, और मुझे डर है कि अब वो मुझे और तुम्हें दोनों को मिटा देना चाहेंगे। उस रात दीपक और दीप्ति अपनी कार से घर लौट रहे थे। सड़क सुनसान थी, सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी। अचानक दीपक ने देखा, एक काली जीप उनकी कार का पीछा कर रही थी। दीप्ति, पीछे देखो, कोई हमारा पीछा कर रहा है। दीप्ति घबरा गई, क्या करें? दीपक ने स्पीड बढ़ा दी,
लेकिन जीप लगातार पीछे लगी रही। कुछ देर बाद जीप पास आकर बराबर हो गई। खिड़की से एक नकाबपोश आदमी ने हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में बंदूक थी। दीपक ने गाड़ी मोड़ी और किसी तरह साइड गली में घुस गया। जीप कुछ देर तक पीछा करती रही लेकिन फिर गायब हो गई। दीप्ति कांप रही थी। ये सब सुरेखा के लोग कर रहे हैं। दीपक ने सख्त स्वर में कहा, हाँ, और इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। अगली सुबह दीपक को एक पार्सल मिला। कोई नाम या पता नहीं था। अंदर सिर्फ एक पुराना फोटो था। फोटो में उसकी माँ, पिता और बीच में वही औरत सुरेखा। पीछे लिखा था, अगर सच जानना है तो आधी रात को शहर के पुराने चर्च में आना, अकेले। दीपक की रगों में खून जम गया। दीप्ति ने पार्सल देखा और कहा, ये लोग तुम्हें जाल में फंसाना चाहते हैं, अकेले मत जाना। लेकिन दीपक जानता था, अगर उसे सच जानना है तो इस खतरे को उठाना ही होगा। आधी रात को पुराना चर्च वीरान पड़ा था। अंदर घुसते ही मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और धूल भरी बेंचें नजर आईं। अचानक पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, दीपक। दीपक ने मुड़कर देखा। वहां खड़ी थी सुरेखा। चेहरे पर गजब का तेज और रहस्य की गहराई। उसकी आंखें सीधा दीपक की आत्मा में उतर रही थी। आखिरकार तुम आ ही गए। दीपक की सांसें रुक गईं। तुम मेरी माँ की मौत की वजह हो, है ना? सुरेखा हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। तुम्हारी माँ की मौत का राज तुम्हारे पिता से जुड़ा है, और वो राज इतना गहरा है कि तुम्हें तोड़ देगा। दीपक चीख पड़ा, मेरे पिता कहाँ हैं? जिंदा है या मर चुके? सुरेखा की आंखों में एक अजीब चमक थी। तुम्हारे पिता जिंदा है। दीपक का दिल धड़कना भूल गया। क्या वो जिंदा है तो कहाँ है? सुरेखा पास आकर फुसफुसाई, जहाँ मौत और जिंदगी के बीच की दीवार बहुत पतली है, जहाँ से कोई आसानी से लौट नहीं सकता। और याद रखो दीपक, अगर तुमने उस सच्चाई की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो वही लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे जिन्होंने तुम्हारी माँ को मारा। सुरेखा की बातें खत्म होते ही चर्च की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। दीपक ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन जब रोशनी जली तो सुरेखा वहां से गायब हो चुकी थी। चर्च से लौटकर दीपक सारी रात जागता रहा। सुरेखा की बात उसके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारे पिता जिंदा हैं। सुबह होते ही उसने रागिनी और दीप्ति को सब कुछ बताया। रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। अगर सुरेखा ने ये कहा है तो यकीनन इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता किसी बड़े रहस्य में फंसे हैं। लेकिन दीपक, सुरेखा कभी सच को सीधा नहीं बताती, वो हमेशा अधूरा छोड़ देती है। दीपक ने कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो मैं पापा को ढूंढ कर रहूंगा। लेकिन उसी रात दीपक को अपने घर के बाहर एक साया दिखा। काला कोट, काला मास्क। वो खिड़की से झांक रहा था। दीपक दौड़कर बाहर निकला मगर वहां कोई नहीं था। फर्श पर सिर्फ एक कागज पड़ा था। सच्चाई जानने की कोशिश मत करो, वरना अगली बारी तुम्हारी पत्नी की होगी। अगले दिन दीप्ति बाजार गई हुई थी। अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मुड़ती तो कोई नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी कार तक पहुंची तो सीट पर एक लाल गुलाब रखा था। गुलाब के साथ एक चिट्ठी, तुम्हारा पति सच की तलाश कर रहा है, अगली बार तुम्हें भी खामोश कर दिया जाएगा। दीप्ति घबरा गई। उसने तुरंत दीपक को फोन किया। दीपक गुस्से में कांप उठा। अब ये लोग सीधे मेरी पत्नी को धमका रहे हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। रागिनी ने गंभीर स्वर में कहा, दीपक, इस जाल को तोड़ने का एक ही तरीका है। तुम्हें अपने पिता तक पहुंचना होगा। वही असली राज खोल सकते हैं। दीपक फिर से कर्नल आलोक के पास गया। मुझे सब बताइए, मेरे पिता जिंदा हैं या नहीं, और अगर हैं तो कहाँ? कर्नल आलोक ने गहरी सांस ली। दीपक, तुम्हारे पिता जिंदा हैं, लेकिन वो किसी जेल या अस्पताल में नहीं है। वो छिपे हुए हैं, खुद अपनी मर्जी से। क्या? अपनी मर्जी से? दीपक चौंका। हाँ, उन्होंने सबको धोखा दिया था, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी। और जब सच सामने आया तो उन्होंने गायब हो जाना ही बेहतर समझा। दीपक के दिल में हलचल मच गई। लेकिन माँ की मौत? कर्नल आलोक ने आंखें चुरा ली। उसका जवाब सुरेखा के पास है। दीपक ने ठान लिया कि अब सुरेखा का पीछा करना ही होगा। वो रागिनी के साथ शहर के पुराने रिकॉर्ड्स और अखबारों में खोजबीन करने लगा। आखिरकार उन्हें एक पुरानी खबर मिली। 1989 व्यापारी मनोहर मेहरा, दीपक के पिता,
और रहस्यमयी महिला सुरेखा पर धोखाधड़ी का आरोप। खबर में लिखा था कि दोनों ने मिलकर करोड़ों का घोटाला किया था, लेकिन केस अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुरेखा गायब हो गई और मनोहर मेहरा अचानक लापता हो गए। रागिनी ने अखबार बंद करते हुए कहा, यानी सुरेखा और तुम्हारे पिता कभी साझेदार थे। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आपने ये क्या किया? उस रात दीपक को फिर वही अनजान फोन आया। आवाज बहुत धीमी और भारी थी। अगर अपने पिता को देखना चाहते हो तो कल रात नदी किनारे वाले खंडहर में आना। दीपक अकेला वहां पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी। अचानक पीछे से आवाज आई, दीपक। दीपक ने मुड़कर देखा। वहां उसके पिता मनोहर मेहरा खड़े थे। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान, लेकिन अब भी वही तेज। दीपक के होंठ कांप उठे। पापा, आप जिंदा हैं? मनोहर मेहरा ने उसका हाथ थामा। हाँ बेटा, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैंने कितने दुश्मन बनाए हैं। तुम्हारी माँ की मौत मेरी सबसे बड़ी गलती का नतीजा थी। दीपक रो पड़ा। कौन थी सुरेखा और माँ क्यों मरी? मनोहर ने जवाब देने के लिए होंठ खोले ही थे कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। अंधेरे से कुछ नकाबपोश लोग बाहर आए। मनोहर मेहरा जमीन पर गिर पड़े। दीपक चिल्लाया नहीं। उसने अपने पिता को बाहों में थाम लिया। मनोहर मेहरा के कंधे पर गोली लगी थी। खून तेजी से बह रहा था। पापा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूंगा। दीपक की आंखें आंसुओं से भीग गईं। मनोहर ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनो, सुरेखा ही तुम्हारी माँ की मौत की वजह है। लेकिन अचानक नकाबपोश लोग फिर से गोली चलाने लगे। दीपक ने किसी तरह अपने पिता को खींचकर एक दीवार के पीछे छुपाया। मनोहर की सांसें तेज हो रही थी। दीपक, सुरेखा से सच मत जानना, वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। फिर अचानक उनकी आंखें बंद हो गई। पापा पापा, दीपक चीखता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह पुलिस वहां पहुंची, लेकिन मनोहर मेहरा का कोई सुराग नहीं मिला। जगह पर सिर्फ खून के निशान और गोली के खोखे बिखरे थे। पुलिस ने कहा, संभव है किसी ने उन्हें उठा लिया हो। अगर वो मरे भी होंगे तो लाश गायब कर दी गई होगी। दीपक बुरी तरह टूट गया। वो रात भर यही सोचता रहा कि उसके पिता ने आखिरी वक्त में क्या कहना चाहा था। सुरेखा ही तुम्हारी माँ की मौत की वजह है, लेकिन उसकी रगों में खून आग की तरह जल रहा था। उसी शाम जब रागिनी और दीप्ति बाजार से लौट रही थी, तभी अचानक उसकी कार के सामने दो मोटरसाइकिलें आकर रुकी। चार नकाबपोश लड़के बाहर कूद पड़े। एक ने रागिनी को खींचा, दूसरे ने दीप्ति पर हमला किया। दीप्ति चीखने लगी, बचाओ। रागिनी ने पूरी ताकत लगाकर दीप्ति को छुड़ाया और पास पड़ी ईंट से एक हमलावर के सिर पर वार किया। हमलावर लहूलुहान हो गया और बाकी डर कर भाग गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने धमकी दी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। दीपक से कह देना सच की तलाश बंद करे, वरना तुम दोनों को जिंदा जला देंगे। दीप्ति कांप रही थी। रागिनी ने उसे गले लगाया। डर मत, हम हार नहीं मानेंगे। दीप्ति ने जब सारा हाल कर्नल आलोक को बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब उन्होंने मनोहर को फिर से पकड़ लिया है? किसने? कौन लोग हैं ये? दीपक चिल्लाया। कर्नल आलोक ने धीरे से कहा, ये सब सुरेखा के आदमी हैं। लेकिन दीपक, तुम ये नहीं जानते, सुरेखा सिर्फ एक औरत नहीं है, वो एक नाम है, एक संगठन है, और तुम्हारे पिता उसी का हिस्सा थे। दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा किसी अपराधी संगठन का हिस्सा थे? कर्नल आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ जब इस सच तक पहुंची तो उसने मनोहर को रोकने की कोशिश की और यहीं से सब शुरू हुआ। दीपक सारी रात जागता रहा। उसकी आंखों के सामने एक ही सवाल था, क्या उसका पिता गुनहगार था? क्या उसकी माँ की मौत उसके पिता की गलतियों की वजह से हुई? दीप्ति उसके पास बैठ गई। दीपक, चाहे जो भी सच हो, तुम्हें इसे पूरा जानना होगा। आधे सच से सिर्फ दर्द मिलता है, पूरा सच ही तुम्हें आजाद करेगा। दीपक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ दीप्ति, अब चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं सुरेखा से आखिरी सच जान कर रहूंगा। और अगर पापा सचमुच दोषी हैं तो मैं दुनिया के सामने उन्हें कटघरे में खड़ा करूंगा। उसने पहली बार अपने दिल से एक ठोस फैसला लिया। अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं थी, ये उसकी माँ की आत्मा की लड़ाई थी। दीपक ने तय किया कि अब और छुपकर नहीं चलेगा। उसने उसी पुराने चर्च में सुरेखा को मिलने बुलाया।
सुरेखा आई, हमेशा की तरह काले कपड़ों में, चेहरे पर रहस्यमयी शक्ति। तुम्हें बहुत जल्दी है दीपक, सुरेखा बोली। सच जानने की इतनी तड़प तुम्हें खा जाएगी। दीपक ने गुस्से से कहा, मुझे मेरी माँ की मौत का सच चाहिए और ये भी जानना है कि पापा कौन थे, हीरो या गुनहगार। सुरेखा ने हल्की मुस्कान दी, हीरो तुम्हारे पिता। नहीं दीपक, वो गुनहगार थे। उन्होंने ना सिर्फ मुझसे बल्कि तुम्हारी माँ से भी धोखा किया। दीपक के सीने में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। झूठ, सुरेखा ने धीरे से कहा। अगर ये झूठ है तो तुम्हारे पिता अब तक छुप क्यों रहे हैं? सुरेखा ने दीपक को एक पुराना फाइल दिया। ये देखो, इसमें कई दस्तावेज थे, विदेशी खातों में जमा पैसे, हथियारों की डील के कॉन्ट्रैक्ट और मनोहर मेहरा के दस्तखत। दीपक के हाथ कांपने लगे। ये तो पापा के साइन है, सुरेखा बोली। तुम्हारी माँ ने जब ये सब देखा तो उसने पुलिस तक जाने की ठानी, लेकिन उससे पहले ही उसे रास्ते से हटा दिया गया। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। मतलब माँ की मौत पापा की वजह से। सुरेखा ने सिर्फ इतना कहा, सोचो दीपक, तुम्हारे पिता बच सकते थे लेकिन तुम्हारी माँ नहीं। दीपक इन सब बातों से टूटा हुआ अपने घर लौटा। रागिनी उसे देखकर चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। आखिरकार उसने कहा, दीपक, अब मुझे भी तुम्हें सच बताना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी बचपन की दोस्त नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ की गुप्त मददगार भी थी। दीपक चौंक पड़ा। क्या? रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, तुम्हारी माँ ने जब ये सब देखा तो उसने मुझे बताया। उस समय मैं भी कॉलेज में थी, लेकिन मैं उनकी मदद करना चाहती थी। हमने साथ मिलकर कुछ सबूत छुपा दिए थे ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो सच्चाई सामने आ सके। दीपक हतप्रभ रह गया। यानी तुम्हें पहले से पता था? रागिनी ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन डर की वजह से मैं कभी सामने नहीं आई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। दीपक ने सबूत देखने की ठानी। रागिनी उसे एक पुराने गोदाम ले गई जहाँ कुछ फाइलें और टेप रखी थी। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, नकाबपोश आदम के चारों तरफ से घेर लिया गया। रागिनी घबरा गई। दीपक, ये लोग मुझे मार देंगे। दीपक ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अगर किसी ने रागिनी को छुआ तो मैं सब जला दूंगा। तुम लोगों के राज दुनिया के सामने ले आऊंगा। हमलावर झिझक गए। दीपक ने मौका पाकर रागिनी को बाहर धकेला और खुद अंदर रहकर दरवाजा बंद कर लिया। रागिनी चीखती रही, नहीं दीपक, बाहर आओ। लेकिन दीपक ने चिल्लाकर कहा, भागो रागिनी, तुम बचोगी तभी माँ की आत्मा को न्याय मिलेगा। हमलावरों ने दीपक को बेहोश कर दिया और एक काले ट्रक में डाल लिया। जब होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरी कोठरी में पाया। चारों तरफ सीलन लोहे की जंजीरें और ऊपर से टपकता पानी। अचानक दरवाजा खुला। अंदर सुरेखा आई। उसने दीपक की ओर देखकर ठंडी हंसी हंसी। आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। अब मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ था। दीपक की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। चाहे कुछ भी हो, मैं सच जाने बिना नहीं मरूंगा। अंधेरे कमरे में बैठा दीपक सुरेखा की बात सुन रहा था। सुरेखा ने धीरे धीरे अपनी कहानी खोली। दीपक, तुम्हारे पिता ने मुझे इस्तेमाल किया। मैं एक पत्रकार थी, सच के लिए लड़ती थी। मैंने उनकी असली पहचान उजागर करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मुझे फंसाया, मेरे करियर को बर्बाद किया। और फिर? सुरेखा की आंखें लाल हो गईं। तुम्हारी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त, उसके बाद भी उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जब उसने भी मेरे साथ हुई सच्चाई जानी तो उसने उसका साथ छोड़ना चाहा, और देखो नतीजा। दीपक सन्न रह गया। मतलब तुम और माँ दोस्त थी? सुरेखा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने हम दोनों की जिंदगी तबाह कर दी। अचानक उसी कोठरी में एक और शख्स आया। झुकी हुई कमर, थके चेहरे के साथ दीपक ने देखा। वो उसके पिता मनोहर मेहरा थे। दीपक की आंखें भर आई। पापा, मनोहर ने कांपती आवाज में कहा। दीपक, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने लालच में आकर कई गलत काम किए, लेकिन तुम्हारी माँ के साथ धोखा नहीं किया। उसकी मौत मेरी सबसे बड़ी सजा थी। मैंने उसे कभी नहीं मारा। सुरेखा गुस्से से बोली, झूठ मत बोलो मनोहर। अगर तुम बेकसूर थे तो इतने साल भागते क्यों रहे? मनोहर की आंखें भर आई, क्योंकि असली गुनहगार कोई और था और मैं डर गया था। दीपक कांप उठा। असली गुनहगार कौन? इसी बीच शहर में
दीप्ति और रागिनी दीपक को ढूंढ रही थी। वे उसी गोदाम के आसपास पहुंची जहां दीपक पकड़ा गया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुराग ढूंढा, पीछे से काले कपड़ों वाले नकाबपोश लोगों ने उन्हें घेर लिया। दीप्ति चीखी, हमें छोड़ दो। हमलावरों ने हथियार ताने और कहा, अगर दीपक ने सच जानने की कोशिश बंद नहीं की तो ये दोनों जिंदा नहीं बचेंगी। रागिनी कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। तुम लोग हमें मार सकते हो, लेकिन दीपक को रोक नहीं सकते। सच को कोई दबा नहीं सकता। हमलावर हंस पड़े। सच सच तो वो है जो हम लिखते हैं। कोठरी में दीपक अपने पिता की गवाही सुनकर बुरी तरह टूट गया। उसके भीतर सवालों का तूफान था। अगर पापा भी गुनहगार नहीं तो माँ को किसने मारा? सुरेखा सच बोल रही है या झूठ? और अगर पापा निर्दोष हैं तो उन्होंने खुद को मेरे जीवन से दूर क्यों किया? मनोहर ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे एक ही गुजारिश करता हूँ, कभी सच से मुंह मत मोड़ना, भले ही वो कितना दर्दनाक क्यों ना हो। दीपक की आंखों से आंसू बह निकले। पापा, मैंने हमेशा आपको हीरो समझा, फिर मैंने आपको गुनहगार माना। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप कौन है। मनोहर ने सिर झुका लिया। बेटा, मैं वो हूँ जिसने सब खो दिया। अचानक सुरेखा का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और उसके चेहरे पर खौफ उतर आया। वो बाहर निकली और दीपक ने बस इतना सुना, क्या दीप्ति और रागिनी हमारे कब्जे में है? नहीं, अभी नहीं, उन्हें जिंदा रखना जरूरी है। असली खिलाड़ी को सामने आने दो। दीपक के कान खड़े हो गए। असली खिलाड़ी? वो चीख पड़ा। सुरेखा, ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? कौन है असली गुनहगार? सुरेखा मुस्कुराई। वो शख्स जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और जब वो सामने आएगा तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ अब वो सच के सबसे नजदीक पहुंच चुका है। दीपक ने मौका देखकर अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, हमें यहाँ से निकलना होगा। दीप्ति और रागिनी खतरे में है। मनोहर ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ बेटा, लेकिन तुम निकल सकते हो। मेरी चाबी ले लो, पीछे वाला दरवाजा खुल जाएगा। दीपक ने संकोच से पिता की आंखों में देखा। और आप? मनोहर मुस्कुराए। मुझे अब छुपने से थकान हो गई है। मुझे सच सामने रखना है। जाओ, तुम अपनी माँ की आखिरी निशानी को बचाओ। दीप्ति और रागिनी। दीपक ने आंसू रोकते हुए पिता को गले लगाया और बाहर निकल पड़ा। दूसरी ओर गोदाम में बंधी हुई दीप्ति और रागिनी लगातार आजाद होने की कोशिश कर रही थी। रागिनी ने धीरे धीरे रस्सी घिसनी शुरू कर दी। दीप्ति कांपते हुए बोली, रागिनी, अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो? रागिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो कम से कम हम कोशिश करते हुए मरेंगे, लेकिन दीपक तक ये खबर जरूर पहुंचेगी कि हम हार नहीं माने। आखिरकार रस्सी ढीली हुई और रागिनी ने खुद को आजाद कर लिया। उसने चुपके से दीप्ति की रस्सी काटी और दोनों भागने लगी। लेकिन तभी सामने से हथियारबंद नकाबपोश खड़े हो गए। दीपक गोदाम की ओर भाग रहा था कि अचानक एक काली कार उसके सामने आकर रुकी। कार से उतरने वाला शख्स बेहद रौबदार था। दीपक उसे देखकर हैरान रह गया। ये तो मेरे चाचा राजवीर मेहरा हैं। राजवीर मुस्कुराए। हाँ दीपक, वही चाचा जिसने तुम्हें बचपन में गोद में खिलाया था। लेकिन तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी माँ की मौत का असली कारण मैं हूँ। दीपक का खून खौल उठा। तुमने माँ को मारा? राजवीर ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारी माँ मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। कंपनी, दौलत और ताकत सब मेरे साथ आ सकते थे अगर वो और तुम्हारे पिता बीच से हट जाते। तुम्हारे पिता को मैंने फंसाया और तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए चुप करा दिया। दीपक की आंखें लाल हो गईं। तुम शैतान हो। राजवीर ने इशारा किया और नकाबपोश गुंडे दीप्ति और रागिनी को घसीटते हुए ले आए। दोनों का चेहरा खून और आंसुओं से भीगा था। राजवीर हंसते हुए बोला, देखो दीपक, अगर तुमने मेरे साथ हाथ मिलाया तो ये दोनों जिंदा बच जाएंगी, वरना तुम्हारी आंखों के सामने। दीपक तड़प उठा। नहीं, तुम उन्हें छुओगे भी तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। दीप्ति ने चिल्लाकर कहा, दीपक, तुम्हें हार नहीं माननी है। हमारी परवाह मत करो, बस सच को उजागर करो। राजवीर क्रोधित होकर बंदूक तानता है, लेकिन तभी पीछे से मनोहर पहुंच जाते हैं। मनोहर कांपते हाथों से आगे बढ़े और बोले, राजवीर, खेल यहीं खत्म करो। तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन अब मेरे बेटे को नहीं। राजवीर हंस पड़ा। भाई साहब,
अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा बेटा मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएगा। अचानक राजवीर ने बंदूक दीपक पर तानी और ट्रिगर दबाने वाला था कि मनोहर बीच में आ गए। गोलियां मनोहर के सीने में धंस गईं। दीपक चीख पड़ा, पापा। मनोहर जमीन पर गिरते हुए बोले, दीपक, अब सच सबके सामने लाना तुम्हारा फर्ज है। मैं तुम पर गर्व करता हूँ। उनकी आंखें बंद हो गईं। दीपक की रगों में अब सिर्फ गम और गुस्से का तूफान था। उसने राजवीर की ओर खून से भरी आंखों से देखा। अब ये जंग आखिरी होगी। पिता की लाश सामने पड़ी थी और दीपक का दिल फट चुका था। उसने खून से भीगी मिट्टी पर हाथ रखा और कसम खाई, पापा की मौत का बदला आज यहीं लूंगा। दीपक ने एक डंडा उठाकर राजवीर पर झपट्टा मारा। राजवीर और उसके गुंडे गोलियां चलाने लगे, लेकिन दीपक बिजली की तरह इधर उधर बचते हुए उसके बीच आ घुसा। उसकी हर चोट में पिता के दर्द और माँ की मौत का बदला छिपा था। रागिनी और दीप्ति भी हिम्मत करके पत्थर उठाकर गुंडों पर फेंकने लगी। गोदाम में गोलियों और चीखों की आवाज गूंज रही थी। इसी अफरा तफरी में एक और चेहरा सामने आया, सुरेखा। उसने कांपती आवाज में पुकारा, दीपक रुक जाओ, तुम्हें जो सच चाहिए वो मैं बताती हूँ। दीपक ने गुस्से से उसकी ओर देखा, क्या सच बचा है अब? मेरे पापा मेरे सामने मर गए। माँ को तुम लोगों ने मार डाला। तुम भी तो इनकी मिली भगत हो। सुरेखा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नहीं दीपक, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। असलियत ये है कि तुम्हारी माँ मेरी बहन थी। दीपक स्तब्ध रह गया। क्या? सुरेखा बोली, हाँ, मैं तुम्हारी माँ की सौतेली बहन हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे अपने पास रखा, लेकिन सच्चाई कभी सामने ना आ सके, इसीलिए मुझे परछाई बना दिया गया। आज मैं सच बता रही हूँ ताकि राजवीर का खेल खत्म हो सके। राजवीर जोर से हंसा, वाह सुरेखा, अब जब सब कुछ मेरे हाथ में है, तुम सच का ढोंग कर रही हो। इन भावनाओं से कुछ नहीं बदलेगा। दौलत, ताकत और सत्ता सब मेरा है। दीपक ने गुस्से में कहा, ताकत झूठी है लेकिन सच कभी नहीं मरता राजवीर। सुरेखा कांपते हुए बोली, दीपक, तुम्हारी माँ को मारने वाला सिर्फ राजवीर है। उसने ही कंपनी के सारे दस्तावेज जलाए और तुम्हारे पापा को अपराधी साबित किया। दीपक की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। अब उसके पास लहू का हिसाब लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। गोदाम अब युद्ध भूमि बन चुका था। गोलियां, आग, चीखे, सब कुछ एक साथ गूंज रहा था। दीपक ने सीधा राजवीर से भिड़ते हुए कहा, ये आखिरी लड़ाई है चाचा, या तो तुम बचोगे या मैं। दोनों में भयंकर मुकाबला हुआ। राजवीर के हाथ में बंदूक थी, लेकिन दीपक ने अपने जख्मों की परवाह किए बिना उसे गिरा दिया। दोनों एक दूसरे को जमीन पर पटकते, मारते और लहूलुहान करते रहे। आखिरकार दीपक ने पूरी ताकत से राजवीर को धक्का दिया और वो जलती हुई लकड़ी पर जा गिरा। आग उसकी कपड़ों में भड़क उठी। राजवीर जलते हुए चीखा, नहीं, ये सब मेरा था। और देखते देखते उसका अंत हो गया। राजवीर का खात्मा हो चुका था। दीप्ति और रागिनी ने भागकर दीपक को थाम लिया। सुरेखा भी रोते हुए बोली, अब सच सबके सामने आ गया। दीपक घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने पिता की निशब्द लाश को सीने से लगा लिया। पापा, मैंने आपका बदला ले लिया। अब कोई भी आपके नाम को बदनाम नहीं करेगा। दीप्ति ने आंसुओं में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पापा का सपना था कि सच की जीत हो, और आज वो सपना पूरा हुआ। गोदाम की आग में पुराना अतीत जल रहा था, लेकिन दीपक की आंखों में पहली बार एक नई सुबह की रोशनी थी। गोदाम में आग धधक रही थी। बाहर अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। इंस्पेक्टर शर्मा अपनी टीम के साथ अंदर आया। उसने चारों को देखा। दीपक, दीप्ति, रागिनी और सुरेखा सभी खून, धूल और आंसुओं से लथपथ थे। राजवीर की जली हुई लाश जमीन पर पड़ी थी। शर्मा ने दीपक से पूछा, ये सब क्या हुआ? दीपक ने कांपती आवाज में कहा, सर, ये वही राजवीर है जिसने मेरे पापा को मारा, मेरी माँ को सताया और सब कुछ बर्बाद किया। सच्चाई अब सामने है। शर्मा ने दस्तावेज देखे जिसमें राजवीर की गलतियां दर्ज थी। वो बोला, दीपक, तुम्हारे पिता निर्दोष थे। आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन पूरे शहर ने देखा। मनोहर जी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। लोग जो कभी उन पर शक करते थे, आज मोमबत्तियां लेकर रो रहे थे। हर कोई कह रहा था, हमसे भूल हो गई। मनोहर जी जैसे ईमानदार इंसान को हमने गलत समझा। दीपक ने पिता की चिता को आग लगाते हुए कहा,
पापा, अब आपको कोई गलत नहीं कहेगा। आपका नाम हमेशा सच और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। दीप्ति और रागिनी ने उसके आंसुओं को थामा। सुरेखा दूर खड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। अगले हफ्ते सुरेखा ने एक बड़ा फैसला लिया। मैं अपनी बहन और मनोहर जी की याद में एक ट्रस्ट बनाऊंगी जो गरीब बच्चों को पढ़ाई और सहारा देगा। दीपक ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तुम मेरी मासी हो। हम सब साथ मिलकर वो करेंगे जो पापा हमेशा चाहते थे। सुरेखा की आंखों में पहली बार सुकून था। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि मैं सचमुच जी रही हूँ। दिन बीतते गए, दीपक और दीप्ति का रिश्ता और मजबूत हुआ। रागिनी जो हमेशा परिवार के साथ खड़ी रही, अब उनके लिए बहन से भी बढ़कर बन चुकी थी। एक सुबह दीपक खिड़की से सूरज की रोशनी देख रहा था। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब जिंदगी में डर नहीं है, ना ही कोई बोझ। अब सिर्फ एक ही मकसद है, पापा का सपना पूरा करना। दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा, और मैं उस सपने में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दीपक ने महसूस किया, सच्चाई भले देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो पूरी दुनिया उसकी गवाही देती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।